हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज़ AK जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने जो जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर 8, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एंड वन ऑफ द न्यू चैप्टर कैन वी से for BNSS. As in CRPC, it was limited up to the limited section, or it is under the chapter 7A. But now in BNSS, it is proper in chapter 8, and its name is reciprocal arrangement for assistance in certain matters and procedure for attachment and forfeiture of the property. एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किसी प्रॉपर्टी को अटैच करना है या फॉरफिट करना है, तो किसी प्रॉपर्टी को, व्हाट इज द प्रोसेस, what the procedure we have to follow. Regarding that, the section 111 to up to the section 124 cover. Okay, so let's start section 111, which is talking about the definition of some terms which is used in this chapter. सेक्शन 111 कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करता है जो इस चैप्टर में यूज़ किया गया होगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इसका मतलब होता है, अभी कल ही मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मतलब होता है एक कंट्री दूसरी कंट्री से जब बात करती है, जिस कंट्री से हमने कॉन्ट्रैक्ट या ट्रीटी बना कर रखा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप अपनी कंट्री मुझे अलाउ करोगे किसी इन चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, या फिर जिससे हमारी एक पॉलिसी, एक ट्रीटी जिससे हमारी डील होती है, उन कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम, इसलिए हम बोले कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी, तो कॉन्ट्रैक्ट वाला स्टेट, तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं वो। एनी कंट्री और एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया रिस्पेक्ट ऑफ विच अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पे हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है क्योंकि आउट ऑफ कंट्री का मैटर है। विद द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री थ्रू अ ट्रीटी और अदरवाइज, या फिर जिससे दूसरी कंट्री से ट्रीटी है, फिर कोई भी अदर पॉलिसी है जिससे हमारी उनसे बात चलती है, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी भी रीज़न से हो, उस कंट्री के बारे में बात किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। इतना ही समझने की जरूरत है, इससे ज़्यादा नहीं। आइडेंटिफाइंग, वही जो आप जानते हो, पता लगाना, आइडेंटिफाई करना। इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रूफ दैट द प्रॉपर्टी वॉज ड्राइव फ्रॉम और यूज्ड इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, पता करना और उसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, पहचान देना कि हाँ यही प्रॉपर्टी यूज़ हुई थी इस पर्टिकुलर ऑफेंस में। प्रोसीड ऑफ क्राइम, प्रोसीड ऑफ क्राइम, क्राइम होना जरूरी है वहाँ पे, मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी है जो ड्राइव किया गया है, फिर जो ऑब्टेन किया गया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो ही प्रॉपर्टी, जहाँ क्योंकि हम चैप्टर में प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी ही यहाँ पे यूज़ की जाएगी, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे ऑफेंस को यहाँ पे रेड कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी चीज़ें हैं जो क्राइम हुआ है, उस क्राइम के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, जो ही प्रॉपर्टी है उस क्राइम के पर्पज से यूज़ की गई है, बाय ए पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए उस प्रॉपर्टी का इसने यूज़ किया है। और या फिर प्रोसीड ऑफ क्राइम मतलब या फिर वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा डी है प्रॉपर्टी। मे भी इन एग्जाम पूछ सकते हैं कि 111 में ABC में कहाँ पे दिया है, कौन से डेफिनेशन, तो आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा 2-3 बार। अब अगर मैं इसका एक ट्रिक दूँ, C फॉर क्राइम, C फॉर सेक्शन है, 111 में 11 का C जो है क्राइम के बारे में बात करता है। आइडेंटिफाई को ID को B उल्टा कर दो, ऐसे बना लो। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, अब इसमें है कि कॉन्ट्रैक्टिंग और क्राइम का आप कर सकते हो, बट कॉन्ट्रैक्टिंग फर्स्ट ही था, इसको आप पढ़ रहे हो तो इतना पता लग गया होगा। और हो तो इसका जो फर्स्ट टर्म्स है उनको एक शॉर्ट ट्रिक बना लो, जैसे CIP PP सिप्टिक, ऐसा कुछ याद कर लो जो होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी। डी का है प्रॉपर्टी, मीन्स प्रॉपर्टी एंड एसेट ऑफ द एवरी डिस्क्रिप्शन, वेदर कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, मीन्स प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताई हुई है। प्रॉपर्टी हर टाइप की, जितनी भी टाइप की प्रॉपर्टी होती है, सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे इंक्लूडेड है। उस ऑफेंस को जब करते समय यूज़ किया गया, उस क्राइम को करते समय जब यूज़ किया गया है, तो सारी प्रॉपर्टी
ऑफेंसिव प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ट्रेसिंग मतलब ट्रेस करना, पता लगाना, डिटरमाइन करना नेचर ऑफ, सोर्स ऑफ, डिपोजिशन, मूवमेंट, टाइटल और ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, कौन है इसका पता लगाना। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द सेक्शन 112। 112 किसके बारे में बात करता है, इसको हम पढ़ लेते हैं। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू 112 113 दोनों को दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम यहाँ पे डाउट पे आते हैं कि कौन सा हमारी कंट्री के लिए है, कौन से आउट ऑफ कंट्री के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो होता है एक टाइप से रिक्वेस्ट होता है। अगर हमें किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री से बात करनी है, किसी पर्टिकुलर पर्पस से, किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से बात करनी है, तो हमें सबसे पहले एक नोटिस इशू करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब है, देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, पहले हम आएंगे फिर बाद में दूसरा कोई पड़ोसी आएगा। तो दो लोग हैं, दो पार्टी में से एक है इंडिया का, एक बाहरी लोग है, तो पहले हम आएंगे। तो अगर हम जो हैं दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं हम, अगर प्रॉपर्टी का कोई मैटर है, अगर वहाँ पे कुछ बात करनी है, तो वहाँ पे जाने के लिए जो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो किस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजेंगे और कैसे भेजेंगे, उसकी बात यहाँ पे कही गई है और यहाँ पे हम भेज रहे हैं। ठीक है, इफ़ इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन into an offense, an application is made by the investigation officer or any officer superior in the rank to investigate offenses, investigating officer, that evidence may be valuable, the evidence may be available in a country or place outside India। इसका ये मीनिंग है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के टाइम किसी भी ऑफेंस का अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर उससे सुपीरियर ऑफिसर कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, इन्वेस्टिगेट करना है किसी मैटर को, दैट एविडेंस में बी अवेलेबल, और उनको ऐसा लगता है कि वो उस कंट्री में या उस पर्टिकुलर प्लेस में एज अ एविडेंस पर्टिकुलर चीज़ चाहिए और मे बी एज अ एविडेंस उसको यूज़ किया जा सकता है, तो इन एविडेंस के तौर पर दैट एविडेंस में बी अवेलेबल इन अ कंट्री और अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, उस कंट्री में या फिर किसी भी प्लेस पे आउटसाइड ऑफ इंडिया के बारे में बात किया जा रहा है। तो आउटसाइड ऑफ इंडिया में कोई चीज़ है, एज एविडेंस यूज़ किया करना है, एज एविडेंस है वो चीज़, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या फिर उससे सुपीरियर, लोअर एंड सुपीरियर ऑफिसर जो होंगे वो एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, एनी क्रिमिनल कोर्ट में इशू अ लेटर ऑफ द रिक्वेस्ट टू अ कोर्ट, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट इशू कर सकता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किसी उस कोर्ट को या फिर उस अथॉरिटी को जिस कंट्री में और प्लेस में कॉम्पिटेंट टू डील विद सच रिक्वेस्ट टू एग्जामिन orally any person supposed to be acquainted with the fact and circumstance of the case and to record his statement made in the course of such examination। यहाँ तक का यही मीनिंग है। तो कौन यहाँ पे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इज इशूड बाय द कोर्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या लिखा है, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट इशू कर सकता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है कौन इशू करेगा, कोर्ट इशू करेगी। ठीक है, किसको, किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को या फिर उसके सुपीरियर रैंक अथॉरिटी कोई हो उसको या फिर कोर्ट को। ठीक है, आईओ को या फिर कोर्ट को। किसके लिए, उस पर्सन से बात करे, उस पर्सन को मतलब फाइंड आउट करे जिस पर्सन ने पर्टिकुलर फैक्ट को अपने पास रखा हुआ है, एक्वेंटेड विद द फैक्ट है जो पर्सन, जिसके पास उस क्राइम का नॉलेज है, उस पर्सन को फाइंड आउट करे और उसको एग्जामिन करे। और अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है, अगर उस पर्सन के पास, तो उसको भी उस डॉक्यूमेंट को
उस केस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट उस पर्सन के पास है तो उसे लेकर उसको फॉरवर्ड कर दे। ऑल द एविडेंस टू बी टेकन कलेक्टेड, सारी चीज़ें कलेक्ट करके एज एविडेंस, जो चीज़ें होती हैं, जिस चीज़ों को कहा गया है कि जो भी चीज़ें कही गई लेटर के अंदर, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ों को मिलती है केस के रिलेटेड, उसकी ऑथेंटिकेटेड जो कॉपी है वही सेम कॉपी उठा के कलेक्ट करके आप दैट सो कलेक्ट टू दी कोर्ट इशू सर्च लेटर, जिसने उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जिस कंट्री ने भेजी थी उस कंट्री को दे दिया जाए। ये पूरा प्रोसीजर था। नेक्स्ट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच अ मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है उसी तरीके से आप उसको भेजोगे वापस। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाएगा और वहाँ से जैसे आएगा जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में सही। अब इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट, इसका थर्ड क्लॉज है, एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स रिसीव अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी डीम टू बी एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस संहिता। मतलब जितनी भी एविडेंसेस हमने कलेक्ट किया है उस कंट्री से, बाहर की कंट्री से, उसे BNSS में ऐसा माना जाएगा कि एविडेंस के तौर पे उसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो वैलिड होगा। इसके बाद हम सेक्शन 113 पढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ इसे भी पढ़ा देती हूँ क्योंकि साथ में समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा 112 किसके लिए है, और एक तरीका और याद करने का है, 112 हम यूज़ करते हैं यूपी में ना, तो 112 जैसे यूज़ करते हैं तो इंडिया में यूज़ किया जाता है नंबर, तो इंडिया से भेजा जा रहा है आउटसाइड ऑफ कंट्री। 113 किसके लिए, देखो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो भेजी जा रही है फ्रॉम द कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कोर्ट और एन अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेटिंग इन इंडिया। अब इंडिया में इन्वेस्टिगेशन करना है, किसी बाहर वाली कंट्री ने इंडिया में भेजा है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, जैसे हमने भेजा था वैसे वो लोग भेज रहे हमारे पास। तो क्या प्रोसीजर होगा, अपॉन रिसिप्ट ऑफ लेटर, जैसे हमें वो लेटर मिलता है, रिक्वेस्ट फ्रॉम कोर्ट और अथॉरिटी इन द कंट्री or a place outside India competent to issue such letter is that country or place or examine the competent any person or produce any document or the things related to the offense under the investigation in the country or place or central government made है। इसमें ये कहा गया है सेम जो पिछला हमने पढ़ा सेम वैसी है। दूसरी कंट्री ने अगर हमारे पास भेज रखा है किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, किसी पर्सन को, किसी डॉक्यूमेंट को, किसी चीज़ को, तो वो कंट्री, उस कंट्री ने अगर हमें लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा तो हम उसको एंटरटेन ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे हमें कही है, जो प्रोसीजर बनाया गया है हमारे लिए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। फॉरवर्ड द सेम टू द CJM। अब उसको किसके पास जाएगा, हमारे जो CJM है, जरूरी है यहाँ पे, और उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को हम CJM के पास भेजेंगे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे, जो भी अपॉइंटेड है ऑन दिस बिहाफ, हु शैल बी देयर अपॉन समन द पर्सन। फिर वो पर्सन को समन करेंगे, उस पर्सन के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि हमारा एक रूल है कंट्री का, उसके अकॉर्डिंग। तो इम्पोर्टेंट क्या है, CJM और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आएगा वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, और फिर डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कहेंगे। सेंड द लेटर टू एनी पुलिस ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हु शैल बी देयर अपॉन इन्वेस्टिगेट। और फिर उसके बाद जो प्रोसीजर होता है एज यूजुअल, फिर कोर्ट उसको भेजेगी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेट करे जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में चीज़ें लिखी गई हैं आउट ऑफ कंट्री की, यहाँ पे उन सब चीज़ों को फाइंड आउट करे। ऑल द एविडेंस टेकन और कलेक्ट अंडर सबसेक्शन 1 ऑथेंटिकेटेड कॉपी, सब कुछ सेम वही जो पिछला हमने पढ़ा वही सेम लिखा हुआ है। सारी चीज़ों को कलेक्ट करके फिर हम किसको कर देंगे, ट्रांसमिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ट्रांसमिशन टू द कोर्ट। हम इसको कलेक्ट, जो मजिस्ट्रेट है CJM है, उसको कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट आगे उसको ट्रांसमिट कर देगी एज पर द रूल, जो भी उनका रूल है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ तक हमारा काम खत्म। तो ये सेक्शन 113 था। 111 में हमने डेफिनेशन पढ़ा। 112 में इंडिया से अगर आउट ऑफ कंट्री में कोई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजना है तो क्या प्रोसीजर होगा, और आउट ऑफ कंट्री से इन इंडिया अगर कोई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, सेक्शन 113 है। दैट्स इट गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ऐसा लगता है वीडियो ठीक है और आगे मुझे ऐसे सेक्शंस को कवर करवाना चाहिए, क्योंकि ये मैं
इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं जो इम्पोर्टेंट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके आगे जो डायरेक्ट ट्रेडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं तो डायरेक्ट ट्रेडिंग कराऊंगी, बट ये है कि अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, और वीडियो में अप्रिसिएशन करने के लिए इसको आगे शेयर भी करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।